मामला ये है कि फिर भी इसके बावजूद जो टैग लगाया जा रहा है कि किसी को गैर मामूली रिलीफ दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कोई लाडला है, कोई सुपर लाडला है, कोई सिलेक्टेड है, तो सर ये इस बात का कैसे फैसला होगा जो केसेस बने थे वो ठीक थे या गलत थे, या फिर वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा था किसी को? सर हकीकत ये है कि सियासी इंतकाम का निशाना तो एक तो हमारा एक है, निचले लेवल से शुरू होता है, उतले लेवल तक हम पॉलिटिकल लोगों में ये इशू है, हम बनाते हैं। विंडिक्शन तो है और ये पॉलिटिक्स में है विंडिक्शन। दूसरी चीज ये है कि जो सबसे अहम चीज है कि असासे अपनी आमदन से ज्यादा, अब एक बिजनेसमैन जिसका बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके असासे होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसका बिजनेस नहीं है और जो एक थोड़ा बहुत जिम्मेदार है या थोड़ा बहुत किराए आते हैं, बिजनेस नहीं है, तो मेरे पास अगर असासे बनते हैं आमदन से ज्यादा तो वो सवाल लाजिमन होना चाहिए कि कहां से बन गए, चाहे दुनिया में कहीं बने। अब ये एक स्पेसिफिक केस है, मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल राय है कि ये एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन फैमिली है और अभी की नहीं है, तो उनके लिए कोई चीज का बना लेना, एक फैक्ट्री का बनाना या दूसरी फैक्ट्री का बनाना, इस पर ताज्जुब मुझे तो नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बड़े बिजनेसमैन जितने पुराने हैं वो टैक्सेशन में बहुत सारे और मामलात में इधर उधर की कर जाते हैं, तो वो एक हमारे पास पाकिस्तान का एक ट्रेंड है और उसके अंदर लूप होल्स बहुत हैं, मसाइल बहुत हैं, तो वहां पे ये चीज चलती है। दूसरी चीज ये है कि नैब के लिए अपनी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का ना होना, ये एक और बहुत बड़ा इशू है। नैब का क्या खात्मा कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नैब की जरूरत है इस मुल्क को, हम मैनिपुलेट करते हैं, ये मैनिपुलेशन का खात्मा होना चाहिए और नैब को मजबूत होना चाहिए और नैब की अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको प्रोब करे, इन्वेस्टिगेट करे और इनटेक अच्छा होना चाहिए। अब क्योंकि नैब रिलेटेड है उन लोगों के साथ जो बहुत बड़े लोग हैं और वो उस टारगेट में आते हैं, तो इसलिए उनकी गलती भी नजर जल्दी आती है। तो जो आम आदमी जहां पे पिसता है या जहां पे आम आदमी के साथ ज्यादती होती है, जो मर्जी जुल्म हो जाए, तो उसका किसी को कंसर्न नहीं, इसलिए वहां पर चीजें चलती हैं सारी। तो ये तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो समझ ये आती है कि हमारी अथॉरिटेटिव जो एजेंसीज हैं या हमारा जो अथॉरिटेटिव सिस्टम है उसके अंदर खिला है और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लेक्स्ड है कि एक जगह पर वो रिलीफ देता है, दूसरी जगह के ऊपर वो ईज कर देता है, तीसरी जगह पर ईज देते हुए चौथी जगह पर उसको किसी और सिम्प में ले जाता है। तो अब रिफॉर्म्स की जरूरत कहां कहां पर है? सबसे पहले जुडिशियल सिस्टम में आपकी रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसी तरह आपको पॉलिटिकली रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसी तरह आपको इदारों को मजबूत करने की जरूरत है। आज तक मैं एक मिसाल से बात खत्म करता हूं कि एसएचओ जो पोस्ट होता है, मिसाल बनती है रिलेटेड, इसको ऊपर तक ले जाएं कि जो एसएचओ पोस्ट होता है एक थाने में, उसके पास रिहाइश के लिए आज तक घर कमरा नहीं है जो 47 से पहले के कानून का है। तो इन कवानीन को कैसे हम ऑल्टर करेंगे, बेहतर करेंगे, वो हम करेंगे कानून साज असेंबली के अंदर बैठ के। कानून साज असेंबली के अंदर बैठ के हम सारा दिन फिक्र में होते हैं, डीपीओ कौन सा लगाना है, डीसी कौन सा लगाना है, पटवारी कौन सा तब्दील करना है, रजिस्ट्री मुहर्रर कौन सा लगाना है। एमएनए जो है वो काउंसलर लेवल की बातें सोचता है सारा दिन। तो इन तमाम चीजों को कौन ठीक करेगा? किसी ने बाहर से तो आके करना नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब किया क्या जाए, क्योंकि जिसपे नैब के केसेस चल रहे होते हैं वो ये कहता है कि मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर वही केसेस मुखालिफ पार्टी के बंदे पर बन रहे हो तो कहा जाता है कि ये तो बिल्कुल इसने करप्शन की थी, मेरिट पे फैसला हो रहा है इसके खिलाफ। एहतसाब तो होना है ना, एहतसाब किसी ना किसी ने तो करना है, लेकिन इस एहतसाब पर यकीन कौन करेगा फिर? सर किया क्या जाए? जो आपने कहा ना, किया क्या जाए, हम डीपोलिटिसाइज करें, हम नेगेटिव पोलिटिसाइजेशन ऑफ इदारों को खत्म करें। डीसी, एसी, एसपी, डीपीओ किसी पॉलिटिकल एमएनए की ख्वाहिश पे नहीं लगना चाहिए। इसी चीज को आप ऊपर तक ले जाएं। जो भी हुकूमत के अंदर आता है पहला बंदा वो अपनी चॉइस का एंटी करप्शन का हेड लगाता है अपने सूबे के अंदर, ताकि उसको कोई भी ना पूछे। असल हकायक तो यही है, दिस इज व्हाट वी आर। हम एक करोड़ रुपए का ठेका जो आता है उसके अंदर 30% जो है कमीशन खा लिया जाता है। ये पोजीशन तो है ना हमारी। पाकिस्तान का कौन सोचेगा? पाकिस्तान को अपग्रेड क्या करेंगे? वी नीड रिफॉर्म्स, वी नीड स्ट्रॉन्ग किस्म का लॉ एंड ऑर्डर, हमें इस चीज की जरूरत है। और हम पॉलिटिकल पार्टीज को अपग्रेड होने की और रिफॉर्म्स की जरूरत है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है, ताकि एमएनए साहब जो हैं वो एक काउंसलर के दिमाग से निकल कर एमएनए बनने की कोशिश करें और वो बैठ के मुल्क की को पॉलिसीज बनाएं, को मुल्क को अपग्रेडेशन के लिए प्रोजेक्ट्स लेके आए।
यहाँ पे दुनिया हमारे पास सरमायाकारी नहीं करती। वो कहते हैं कुछ आया तो इन्होंने सारा उठा के रख देना, उड़ा के रख देना। तो हमें हर सतह पर मैच्योरिटी की, संजीदगी की और अपने मुल्क के साथ वफा की और मोहब्बत की जरूरत है। राइट मैन एट द राइट प्लेस, दिस इज द ओनली आंसर टू इट सर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी हुई है, किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? और आपने पहले भी कहा था कि हम तो अपना वज़ीर आला भी बना सकते हैं पंजाब में, तो ये सब कुछ करेंगे आप कैसे? सर देखें, चैलेंजेस को कबूल किया जाता है और चैलेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको हैंडल किया जाता है। इत्तेहाद जो है, मैं पहले से भी आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूं कि इत्तेहाद जो है इलेक्शन के बाद जो है वो कोई इत्तेहाद होता है जिसको इत्तेहाद कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी कैसे इलेक्शन लड़ा, उसने कितनी सीट्स लेकर आई और किस कैपेसिटी में वो दूसरों को कहती है कि हमारे साथ आके मिलो। तो ये जो है ना, ये मसल्स शो होते हैं इलेक्शन के बाद। तो लेकिन अब तो इससे पहले ही हो रहा है ना, इलेक्शन से पहले ही हो रहा है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले ही एमकेएम से मिले हैं, काफ लीग के रहनुमाओं से मिले हैं और इलेक्टेबल्स भी उनके साथ मिल चुके हैं। सर गुजारिश सुने, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उनकी सीट्स पर बात आ जाएगी। वो कहेंगे हमें 10 सीटें दें, इन्होंने कह रहे हैं 5 सीटें। तो इलेक्शन से पहले वाले इत्तेहाद जो होते हैं वो बड़े शेकी किस्म के होते हैं, वो मसाइल वाले होते हैं। ये मैं आपको अपना पॉलिटिकल एक्सपीरियंस या अपना एनालिसिस दे रहा हूं। इत्तेहाद मौजूदा पोजीशन में ये है कि आपके प्रोविंसेस के अंदर भी गवर्नमेंट जो है वो कोलिशन की बननी है, सेंटर में आपकी भी यही पोजीशन जानी है। तो मैं कंसिडर करता हूं कि कोई भी इत्तेहाद इलेक्शन के बाद ज्यादा बेहतर है निस्बतन पहले के। रोकड़ी साहब, आपको क्या लगता है आने वाले इंतखाबात में वज़ीर आज़म किस जमात से होगा? सर सबसे पहली तो चीज ये है कि एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और मैं करतूत अपने ना देखूं कि मैंने किया क्या पाकिस्तान के अंदर। आग लगवा दें आप मुल्क में, नौजवान बच्चों को उकसा कर पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दें। अपना मैं कारनामा ना देखूं कि उस्मान बुज़दार मेरा कारनामा है और मैं पाकिस्तान की फौजों के साथ लड़ा के कहूं कि जी बेदारी हम खड़ी कर रहे हैं नौजवानों को, और जो नौजवान इस्तेमाल हो जाएं, उनकी माएँ और उनके बच्चे और वो खानदान रुल जाएं और उनके सर पर हाथ रखने वाला कोई ना हो। इस यूज एंड अब्यूज की पॉलिसी से किसने निकलना है? जॉइन बॉर्डर के ऊपर जाके लड़े जिसने लड़ना है। आपने मिलिटेंट पार्टी बनानी है कि आपने पाकिस्तान को बचाना है? एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत के अंबार आप खड़ा करके अपनी फौजों के खिलाफ जाएं, जरा इंडिया में किसी को कहें कि जाके अपनी जुर्रत करे फौज के खिलाफ ये नफरत फैलाने की। अमेरिका यहाँ से अफगानिस्तान में से हार के गया है, उसको कहें किसी को, यही जो ओवरसीज में हमारे बैठे हैं, जरा उस मुल्क में खड़े होके उनको कहें अपनी फौजों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करें। आप किस लिए इस मुल्क के नौजवानों को और इस मुल्क के बच्चों को अपने मुल्क के खिलाफ लड़वाना चाहते हैं? वजह काम मैंने करना है गवर्नमेंट में आके। मेरा किरदार है उस्मान बुज़दार मैं लेके आऊं, मेरा किरदार शहजाद अकबर हो, और मैं जब मेरे से पूछा जाए कि मामला ठीक करो तो मैं फौज के खिलाफ बच्चों को उकसाना शुरू कर दूं और फिर मैं कहूं कि यहाँ ये तोपें चल जाएंगी, वो तोपें चल जाएंगी, आग लग जाएगी। कोई आपको आग नहीं लगाने देगा। ठीक है सर।